हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी 12th क्लास की जो बुक फ्लेमिंगो है उसका चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ पोइट एंड द पानकेक्स। इसकी समरी को हम पूरी डिटेल से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। दी एसे पोइट्स एंड पानकेक्स इज एन extract from अशोक मित्रन्स बुक माई ईयर्स विद बॉस। अशोक मित्रन, जैसा कि हम जानते हैं कि एक इंडियन हमारा राइटर है। उसने जो पोइट्स एंड पानकेक्स जो चैप्टर लिखा है, उसने उसकी जो बुक है माई ईयर्स विद बॉस, ये उसमें से लिया गया है। दी बॉस वॉज एस एस वासुन। जो बॉस का नाम था एस एस वासुन, हु फाउंडेड द जेमिनी स्टूडियोज। और जो एस एस वासुन था उसने ही जेमिनी स्टूडियो की खोज की थी, which produced a number of films that influenced every aspect of Indian life। और ये जो जेमिनी स्टूडियोज है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में फिल्में बनती हैं और ये जो फिल्में हैं वो हमारी इंडियन लाइफ से संबंधित होती थी और हमारी जो इंडियन कल्चर थी, हमारी इंडियन जो रहन सहन था, उस एस्पेक्ट के बारे में हमें बताती थी। अशोक मित्रन टॉक्स अबाउट हिज डेज एट जेमिनी स्टूडियोज। और अशोक मित्रन उस समय जेमिनी स्टूडियोज में काम किया करता था, तो उस समय की वो बात करता है। ही इज़ नोन फॉर हिज ह्यूमर एंड जेंट सैटायर्स। उसको जाना जाता था, हास्यजनक रूप में भी जाना जाता था और उसको सैटायर, सैटायर मीन्स किसी की आलोचना करना, करने के रूप में भी उसको जाना जाता था। ही एक्सप्लेन्स अस अबाउट ए मेकअप मटेरियल्स। वो हमें बताता है, मेकअप मटेरियल्स के बारे में हमें बताता है। द ब्रांड नेम ऑफ दिस मटेरियल वॉज पानकेक्स। और जो इस ब्रांड नेम था इस मटेरियल का, उसको पानकेक्स कहा गया था। और ये पानकेक्स, दिस मटेरियल्स वॉज बोट, इसको लाया जाता था एंड यूज्ड अप इन द स्टूडियोज। और जितनी भी कलाकार होते थे उस स्टूडियोज में, वो इस पानकेक्स का यूज मेकअप के रूप में किया करते थे। ही गिव्स नेम ऑफ यू एक्टर्स। कुछ एक्ट्रेस का भी वो हमें नाम बताता है। हु यूज्ड दैट मटेरियल्स, जिसने इन मटेरियल्स का प्रयोग किया था मेकअप के रूप में। ही सजेस्ट दैट द मेकअप डिपार्टमेंट्स वॉज लोकेटेड इन बिल्डिंग। अब उसने हमें ये भी बताया कि जो मेकअप डिपार्टमेंट था ये जेमिनी स्टूडियोज, वो एक ऐसी बिल्डिंग में बनाया गया था जो विच वॉज बिलीव टू हैव बिन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल, जिसके बारे में ये माना गया था कि कभी यहाँ पर जो अंग्रेज जर्नल था रॉबर्ट क्लाइव, उसका यहाँ पर अस्तबल हुआ करता था, वो यहाँ पे अपने घोड़ों को बांधा करता था। हाउएवर देर वर सेवरल बिल्डिंग्स, और भी बहुत सी बिल्डिंग्स हैं एसोसिएटेड विद रॉबर्ट क्लाइव से जुड़ी हुई हैं। रेजिडेंस, उनको उसका रेजिडेंस माना गया है। बट दिस वॉज नॉट ट्रू, लेकिन ये सच नहीं है। एज क्लाइव स्टे इन इंडिया वॉज वेरी शॉर्ट लिव्ड, कि वो ज़्यादा समय इंडिया में नहीं रहा था। फर्दर्स, उसके आगे हमें बताता है, ही गिव्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट। उसके बाद हमें जो मेकअप डिपार्टमेंट कैसा दिखाई देता था उसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में उसका वर्णन करता है। एज ए सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो उस समय हमारी राष्ट्रीय एकीकरण का, एकता का प्रतीक था। एंड मेकअप, क्योंकि इसमें यहाँ पर सभी प्यार से रहते थे और सभी मिलजुल कर रहते थे और भिन्न भिन्न धर्मों के आदमी रहते थे, भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हुए थे, लेकिन सब मिलजुल कर रहते थे, इसलिए वहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलती थी। एंड द मेकअप रूम एज द हेयर कटिंग सैलून। और जो मेकअप रूम था वो बिल्कुल जैसे कि हेयर कटिंग सैलून होती है जहाँ पर हम बाल कटवाने के लिए जाते हैं, बिल्कुल उसकी तरह दिखाई देता था। पानकेक्स एंड मैनी अदर लोशंस, जो पानकेक्स थे और दूसरे जो लोशंस थे, मेड एक्टर्स अगली। ये ऐसे होते थे जिससे जो सुंदर दिखाई देने वाले थे वो भद्दे दिखाई देते थे। एंड इट वॉज नेसेसरी टू मेक देम
प्रेजेंटेबल इन मूवी, क्योंकि ये ज़रूरी होता था, उनको उनके रोल के अकॉर्डिंग ही मूवी में दिखाया जाता था। इन द मेकअप डिपार्टमेंट में देर वॉज 40 years ओल्ड ऑफिस चाइल्ड, एक 40 साल का एक ऑफिस लड़का था, काम करता था, उसको ऑफिस बॉय कहते थे, लेकिन उम्र उसकी 40 years थी। विद ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर, और उसकी उम्मीद थी और उसके सपने थे कि वो एक स्टार एक्टर बन जाए और डायरेक्टर बन जाए। उसकी इच्छा ये थी कि उसका सपना था कि कभी वो स्टार एक्टर बनेगा या डायरेक्टर बनेगा या लिरिक्स राइटर या संगीतकार बनेगा, उसके ये सपने थे। हिज ड्रीम्स रिमेन्ड अनफुलफिल्ड, और लेकिन उसके जो सपने थे वे कभी पूरे नहीं हुए। मेकिंग हिम फ्रस्ट्रेटेड, जब उसके सपने पूरे नहीं हुए वे हमेशा तनाव में आ जाता था। फॉर दिस, इसके लिए ही ब्लेम्ड सब्बू, वो सब्बू को भी दोषी मानता था, और जो सब्बू था वो नंबर 2, उसको नंबर 2 माना गया था, एंड ए फेवरेट ऑफ द बॉस, और बॉस का बहुत ही फेवरेट माना गया था। द राइटर टेल्स अबाउट पोइट्स, पोइट्स के बारे में बताता है, हु यूज टू वियर खादी, उस समय वो खादी पहना करता था, एंड बिलीव्ड दैट कम्युनिस्ट वर मोनेस्टर, और जो ये धर्म का प्रचार करते हैं, सांप्रदायिकता में विश्वास रखते हैं, वो एक दानव के समान हैं। ही इवन टेल्स अबाउट लीगल एडवाइजर, जो वहाँ पर एक कानूनी सलाहकार भी था, उसके बारे में भी बताता है। हु हैड बीन द मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, जो उस स्टोरी डिपार्टमेंट का सदस्य रहा था। ही वॉज एट ओट्स इन द डिपार्टमेंट्स, वो हमेशा डिपार्टमेंट में रहता था, एंड लॉस्ट हिज जॉब विद द क्लोजर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, उस स्टोरी डिपार्टमेंट में क्लोजर होने के कारण वो क्या कर गया, अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठता है। द लीगल एडवाइजर हैड इवन वंस ब्रोट एन एब्रूट्स एंड टू द प्रोमिसिंग कैरियर ऑफ ए टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक जो एडवाइजर था उसने क्या किया कि अभी अभी एक उभरती कलाकार थी, बहुत ही टैलेंटेड थी, उसके कैरियर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। द जेमिनी स्टूडियोज even hosted a 200 strong moral rearmaments army, वहाँ पर लगभग 200 आदमियों का समूह आया जिसको मोरल रियर रीआर्मामेंट्स आर्मी कहा गया था, जिसकी शॉर्ट फॉर्म MRA है। विच शोड टू प्लेज इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, और उसमें दिखाया गया जो दो प्रमुख जो प्ले थे, नाटक थे, उनको एक प्रोफेशनल मैनर से दिखाया गया। द प्लेज बिकम ए गुड सक्सेस, और इस नाटक ने बहुत ही ज़्यादा सफलता हासिल की, एंड लेफ्ट देयर इम्प्रेशन ऑन तमिल ड्रामा, और तमिल ड्रामा के ऊपर बहुत ज़्यादा उसने गहरी छाप छोड़ दी। लेटर उसके बाद द राइटर हाउ एवर लर्नस द MRA के बारे में पता चला दैट एक्चुअली एक काउंटर कम्युनिस्ट मूवमेंट, ये काउंटर कम्युनिस्ट मूवमेंट था जो सांप्रदायिक धर्म के लिए प्रचार करने के लिए आया था। दी राइटर इवन टेल्स अस, और राइटर हमें ये भी बताता है कि अबाउट सब्बू के बारे में भी बताता है, ए मैन ऑफ मैनी एबिलिटीज, एक ऐसा आदमी था जिसमें बहुत गुण थे, बहुत एबिलिटीज थी, एंड काइंड हार्टेड पर्सन, और ये बहुत ही काइंड दयालु आदमी था। हाउ एवर द ऑफिस बॉयज फेल्ट जेलियस ऑफ हिम, हालांकि जो ऑफिस लड़का था जो 40 साल का था वो उससे जलता था, उसे जेलियसी करता था। एंड कर्स्ड हिम, वो हमेशा उसका बुरा चाहता था, हमेशा उसको कोसता रहता था। द राइटर ह्यूमरसली टेल्स, एक हास्यजनक रूप से हमें बताता है, ऑफ द इंग्लिश पोइट विजिट, एक बार इंग्लिश कवि वहाँ पर आया, जेमिनी स्टेडियम में उसने यात्रा की। दो रॉयल्स प्रिपरेशन वर डन, बहुत अच्छी उसके लिए तैयारी की गई, शाही तैयारियाँ की गई, बट द पर्पज ऑफ हिज अराइवल वॉज ए मिस्ट्री, लेकिन वो क्यों आ रहा है, वहाँ आने का क्या रीज़न है, ये बिल्कुल एक रहस्य से भरी हुई बात थी। फॉर द लॉन्ग टाइम टू कम, काफ़ी समय तक ये रहस्यपूर्ण बात बनी रही कि वो वहाँ पे क्यों आया है। एट द स्टूडियोज में दे हैड नेवर हर्ड द पोइट्स नेम बिफोर, क्योंकि कवि का नाम कभी भी उन्होंने पहले नहीं सुना था उस स्टूडियोज में। फर्दर उसके बाद दे डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही स्पोक, आया और उसने जो लेक्चर दिया, जो स्पीच दिया, जो भाषण दिया, वो बिल्कुल भी उनकी समझ से परे था, बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे। द पोइट्स आल्सो परहैप्स फेल्ट बैफल्ड, और कभी उस पोइट ने भी ऐसा महसूस किया होगा।
अशोक मित्रंस ड्यूटीज एट द स्टूडियोज, अशोक मित्रंस की उस स्टूडियोज में क्या ड्यूटीज थी, वो टू कट न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर की कटिंग करता था। क्लिपिंग, और उसमें मेन जो खबरें हैं क्लिप है उसको निकाल लेता था। ऑन सेवरल इश्यूज, जो भिन्न भिन्न मुद्दों के ऊपर होती थी। एंड स्टोर्स देम इन फाइल्स, और उन फाइलों में उनको रख लेता था। हाउएवर एनीवन हु सा हिम टीयरिंग न्यूज़पेपर, हालांकि जो भी उसको न्यूज़पेपर को ऐसे कटिंग करते हुए देखता, फाड़ते हुए देखता, थॉट ही हैड नो वर्क, हमेशा वो यही सोचता था इसको तो कुछ काम है ही नहीं। दस एवरीबॉडी वांटेड टू डिलीवर सम वर्क टू हिम, और प्रत्येक ये चाहता था उसको भी कुछ जरूर काम मिले। द ऑथर सा ए नोटिस इन हिंदू, अब एक हिंदू पत्रिका थी, उसमें ऑथर ने एक नोटिस देखा। ए शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट, एक शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय ए ब्रिटिश पेरिडिकल्स कॉल्ड द इनकाउंटर, एक पत्रिका थी इनकाउंटर में, उसमें एक छोटा सा स्टोरी कंटेस्ट आयोजित किया गया, प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई। द राइटर डिजायर टू सेंड एन एंट्री, और उस राइटर की भी इच्छा थी कि मैं अपनी एंट्री यहाँ पे सेंड करूँ। हाउ एवर यद्यपि ही वॉन्टेड टू नो स्टेटस ऑफ द प्रेडिकल्स, हालांकि वो उस प्रेडिकल्स का स्टेटस वो जानना चाहता था कि क्यों ये आयोजित किया जा रहा है। फॉर दिस इज के लिए ही वेंट टू ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी गया। देयर ही फाउंड इट, और वहाँ पे उसको उसने देखा। ही लर्न दैट द एडिटर ऑफ द प्रेडिकल्स वो स्टीफन स्पेंडर, कि इस जो प्रेडिकल्स जो पत्रिका थी उसका जो संपादक था वो स्टीफन स्पेंडर था। द पोइट हु हैड कम टू, और ये वही स्टीफन स्पेंडर था जो उस जेमिनी स्टूडियो में कवि बन के आया हुआ था। आफ्टर आफ्टर दिस रिटायरमेंट के बाद, इसके अपनी उस रिटायरमेंट वहाँ से सेवा नियुक्ति के बाद, ही केम अक्रॉस ए बुक, उसके सामने एक बुक आई जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड। इस बुक का नाम था, उस बुक से उसने उस बुक को देखा, उसका सामना हुआ उस बुक से। इट हैड 6 एसेज अबाउट फेलियर ऑफ कम्युनिज्म, इसमें 6 ऐसे लिखे गए थे कि कम्युनिज्म क्यों एसफल हुआ, उसके पीछे क्या रीजन था। वन ऑफ दीज ऐसे वॉज रिटन बाय स्पेंडर, उनमें से एक ऐसे जो था वो उस स्टीफन स्पेंडर द्वारा लिखा गया था। द मिस्ट्री ऑफ स्पेंडर्स विजिट टू जेमिनी स्टूडियो वाज क्लियर्ड, अब वो रहस्य था वहाँ पर आने का, क्यों वहाँ पे आया था, उसने जेमिनी स्टूडियो वहाँ पे क्यों आया था, ये अब बात खुल के सामने आई। तब तक ये बात क्या थी, रहस्य में थी, कभी कोई किसी ने पता नहीं चला था उसके आने का रीजन। अब पता चला कि उसका रीजन तो कम्युनिज्म के ऊपर था। वो देखना चाहते थे कि ये जो कम्युनिज्म है वो कितना हानिकारक है। परहैप्स इट हैड समथिंग टू डू विद हिज एंटी कम्युनिस्ट परसेप्टिव, हालांकि उसको ये एंटी जो कम्युनिस्ट थी उनके साथ कुछ डील करनी थी। वे स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।